दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदल चुकी है। भारत के भीतर पारंपरिक राजनीति अब नहीं चलेगी। भारत के भीतर 30 बरस पहले की कमंडल मंडल की राजनीति का भी अंत हो गया। भारत में छत्रपों के आश्रय जातियों को संभालकर सत्ता में आने की फितरत अब गायब हो चली है और भारत के चुनावी राजनीतिक इतिहास में शायद ऐसा जनादेश इससे पहले कभी नहीं आया जब उत्तर प्रदेश की सियासी चौसर पर जो राजनीति बीते 30 साल से लगातार खेली जा रही थी वह भी बदल गई और देश की सियासत में जो मुद्दे उठते रहे, जिन मुद्दों ने इस देश को प्रभावित किया, वह मुद्दे भी राष्ट्रीय तौर पर कैसे किस दिशा में किसी भी राज्य को ले जा सकते हैं, वह सब कुछ इस जनादेश के भीतर छुपा है। यह एक ऐसा जनादेश है जिसने भारतीय राजनीति को कई पाठ पढ़ा दिए। यह एक ऐसा जनादेश है जिसने उन राजनेताओं के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी कि आपका संघर्ष अगर सिर्फ चुनाव तक सीमित है या चुनाव में जीतने के लिए सीमित है तो उसे बदलना होगा। जो भी परिभाषाएं इससे पहले अलग अलग गठबंधन के आश्रय, जातीय समीकरण के आश्रय या फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर भी चलती थी, वह सब कुछ इस जनादेश से गायब हो चली है। और शायद बीजेपी के लिए यह एक ऐसा काल है जिस काल में इसका दोष शायद मढ़ा नहीं जा सकता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आश्रय जनता बट गई। जनता नहीं बटी, हिंदू मुसलमान में जनता नहीं बटी। जातीय समीकरण के आश्रय नेताओं के पीछे उसके अपने जाति के लोग नहीं चले। और इन सब के बीच सबसे बड़ा मॉडल योगी मॉडल, जो उत्तर प्रदेश में मुलायम का कद हो या मायावती का कद हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर कांशीराम की राजनीति हो, उस पे उनके मॉडल ने मट्ठा डाल दिया। और उत्तर प्रदेश को अब आगे देखना है। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर अब कौन राजनीतिक दल कैसे पनप पाएगा, यह भी अपने आप में सवाल है। यह कोई तत्काल भर की परिस्थिति नहीं है कि आप इसको 5 साल के अक्स तले देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। दरअसल यह भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाला जनादेश है और जनता क्या वाकई जिस चाल को समझती है, जिस चाल को पढ़ती है, उससे कहीं दूरियां इस दौर में नेताओं की थी। यह सवाल कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि जनता को चाहिए क्या, और जनता के भीतर के जो सवाल हैं उन सवालों को अपने साथ खड़ा करने के लिए आप कौन कौन सी तिक्रमों को लड़ा सकते हैं। भीड़ सड़कों पर हमेशा नजर आएगी, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ नजर आएगी, क्योंकि बेरोजगारी की फौज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी है जिसमें यूरोप के कई देश समा जाएं। 4 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में डिग्रीधारी अगर बेरोजगार हैं और जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग रैलियों में लोगों की संख्या थी, अगर उसे गिनना शुरू कीजिएगा तो यह संख्या तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 2 से 2.5 करोड़ की जनसंख्या अगर वोटरों के तौर पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नजर आई तो वह भारतीय जनता पार्टी रही। तो क्या यह माना जाए योगी मॉडल आने वाले वक्त में भारत के लिए राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकेगा? क्या यह माना जाए कि देश में मोदी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी हैं और यह कॉकटेल किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अब पनपने नहीं देगा? यानी बहुदलीय राजनीति को समेटे हुए भारत का लोकतंत्र और उसके भीतर का जनादेश क्या किसी बात की चुनौती इस देश में तमाम राजनीतिक दलों को और नेताओं को अब देने लगा है? या इस देश के भीतर में यह मान्यता अब गढ़ी जा रही है और मान्यता को गढ़ने के साथ जो भी हथियार अपनाए जा रहे हैं वह पूंजी के हथियार हैं, वह योजनाओं के हथियार हैं, वो प्रचार के हथियार हैं, वो संख्या बल के हथियार हैं, वो वैचारिक परिस्थितियों को चुनावी लेप लगाकर कैसे जीता जा सकता है, इसके लिए यह हथियार है। हमें लगता है आज जरा सिलसिलेवार तरीके से उत्तर प्रदेश को पहले परख लीजिए, लेकिन उससे पहले एक लाइन और समझ लीजिए। इस जनादेश के भीतर केजरीवाल भी छुपे हैं। केजरीवाल ने ना तो खुद को किसी जाति से जोड़ा और ना ही धर्म से जोड़ा, यानी ध्रुवीकरण राजनीति का हो, केजरीवाल ने इससे नहीं जोड़ा। और ध्यान दीजिए, पारंपरिक राजनीति का अगर अंत है तो नई राजनीति की यह शुरुआत भी है। और पंजाब में जो सुनामी आम आदमी पार्टी की आई है उसने बीजेपी को एक संकेत तो दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में विपक्ष के चेहरे के तौर पर केजरीवाल की राजनीति इस देश में हावी हो सकती है।
आपको बचना है तो बच जाइए, अन्यथा अगर आप तमाम अंतर्विरोधों के बीच कभी आम आदमी पार्टी को खड़ा करेंगे, कभी ओवैसी को खड़ा करेंगे, कभी बीएसपी को हथियार बनाएंगे, कभी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेंगे, कभी शिवसेना आपसे छिटकेगी, कभी आपसे अकाली छिटकेंगे, कभी आपसे जनता दल यूनाइटेड दुखी हो जाएगी, इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। क्योंकि केजरीवाल का मैसेज जिस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से जुड़ा है, भारत के भविष्य के लिए यह कितना जरूरी है, शायद पंजाब के लोगों ने जो कनाडा में रहते हैं और जो शायद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगातार अपनी पहचान एक एनआरआई के तौर पर पंजाब में बनाते रहे, वह भी परिवर्तन चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश के भीतर परिवर्तन की लहर इसलिए नहीं थी क्योंकि परिवर्तन के आश्रय कुछ नया चाहिए और पुराने को दोबारा लाकर दोबारा पुरानी परिस्थितियों में खुद को कोई फांसना नहीं चाहता है। इसलिए ध्यान दीजिए, उत्तराखंड में कौन हारा? उत्तराखंड में हरीश रावत हारे। पंजाब में कौन हारा? वहां पर एक लंबी फहरिस्त है तमाम क्षत्रपों की जिन्होंने राज किया है, वह भी चुनाव जीत नहीं पाए। और उत्तर प्रदेश के भीतर भी स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखा शख्स भी चुनाव हार गया। यह मैसेज क्या है? और तो और उत्तर प्रदेश में जो किसानों का गढ़ है, वहां पर भी किसान आंदोलन का असर नहीं पड़ा। यह मैसेज क्या है? लखीमपुर की 8 सीटें बीजेपी जीत गई, जबकि सबको पता था कि वहां कानून को किस तरीके से रौंदा गया और किस तरीके से केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे ने एक साजिश की। यह वहां पर एसआईटी की रिपोर्ट ने बताया, लेकिन वोटरों में गुस्सा नहीं आया। तो क्या यह माना जाए कि अब मुद्दे नहीं, राजनीति मायने रखती है? अब राजनीति नहीं, राजनेता मायने रखता है। राजनेता भर नहीं बल्कि उसका चेहरा और उसके आश्रय उम्मीद और आस मायने रखती है। क्योंकि इन परिस्थितियों को परखने के साथ साथ 3 चीजों पे गौर कीजिए। जो इस वक्त में जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाले पार्टियों को, उसकी संख्या क्या है? दूसरी बड़ी बात, कितनी जीत मिली है? और तीसरी बड़ी बात, इन दोनों के साथ वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसने उत्तर प्रदेश के जनादेश में पारंपरिक राजनीति को दफन कर दिया, कांशीराम और मुलायम से लेकर मायावती और अखिलेश तक की राजनीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सवाल यह भी उठेंगे, अब मुसलमान क्या करेगा? सवाल यह भी उठेंगे, अब यादव क्या करेगा? सवाल यह भी उठेंगे, अब जाटव ने अपने आप को अगर स्थानांतरित किया है या फिर मायावती ने वोट ट्रांसफर करवाया है, तो भी सियासी ककारा बहुत साफ तौर पर कहता है, इस जनादेश के मायनों को आप वोटरों के नजर से देखिए। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 42% वोट, यानी पिछली बार की तुलना में 3% वोट का इजाफा बीजेपी के साथ जुड़ गया और यह संख्या 2,47,90,000, इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट मिले हैं। 2,47,90,000। अखिलेश यादव को जो वोट मिले हैं वह 1,88,00,000 वोट मिले हैं। ध्यान दीजिए, 1,88,00,000 की परिस्थितियों में लगातार झूलते रहे हैं अखिलेश यादव, चाहे 2007 हो, 2012 हो, 2017 हो। मायावती पहली बार जो 2 करोड़ के इर्द गिर्द घुमड़ती थी, वह खिसक कर 75,000 पे आ गई, 75 लाख पे आ गई, 75,65,000। यानी एक बड़ा चंक मायावती से निकलकर चला गया। पहला सवाल, मायावती की राजनीति का यह अंत है क्या? और मायावती की राजनीति के साथ सिमटे हुए जो दलित अपनी पहचान को जोड़ते रहे कांशीराम की राजनीति और चेहरे के तौर पर मायावती के साथ, अब उनमें बड़ा बिखराव आ गया, जो इस दौर में जनादेश के जरिए उभर कर भी आया। तो पहला अंत मायावती का। दूसरी बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी ठिठक पड़ी है, उसी जगह पे खड़ी है, ना वो आगे बढ़ पाती है ना पीछे। हालांकि वोट बैंक में इजाफा है, 31.8% वोट बैंक है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुमत से इतनी बड़ी दूरी है कि जितना मिला है उतना और चाहिए आने वाले वक्त में। यह कैसे संभव है, जबकि पहली बार जितने बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश की जमीन पर रेंग रहे थे और जो मदद अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को आक्रोश के जरिए मिलनी चाहिए थी, वो क्या उनके पक्ष में उस रूप में नहीं गई जहां पर सत्ता परिवर्तन हो सके? क्योंकि ब्राह्मणों के सामने भी विकल्प नहीं था। अब यहां पर अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, उसने खुद को ओबीसी के साथ खुले तौर पर जोड़ा,
चाहे जनगणना का मसला हो, चाहे इस बात को लेकर हो कि हमारे साथ मौर्य आ गए, सैनी आ गए, चौहान आ गए, पटेल आ गए, सारी बातें वो कही गई, लेकिन ओबीसी ने अपने तौर पर बीजेपी का ही दामन थामा। यानी मैसेज बहुत अगला साफ निकल रहा है कि यादवों के साथ ओबीसी के दूसरी जातियां जुड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या इसके साथ यह भी मैसेज है कि उत्तर प्रदेश के लोग किसी यादव को मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं? यह मैसेज शायद अखिलेश यादव के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिस ठसक और जिस सियासी समझ के साथ वो बस में सफर कर रहे थे, उसमें कांटेक्ट जो हो रहा था वो सिर्फ उस समुदाय विशेष का हो रहा था जो अपनी पहचान और सत्ता पाने के लिए कुलबुला रहा है। वही भीड़ लगातार क्या नजर आ रही थी, यह भी एक सवाल है, अगर आप वोटरों के लिहाज से चीजों को समझ पा रहे हैं तो। क्योंकि ओबीसी अगर शिफ्ट हुआ है तो अगला सवाल ओबीसी का बीजेपी से जुड़ता है, लेकिन उससे ठीक पहले एक बात और समझिए, जो एमवाय की परिभाषा गढ़ी गई वो मुस्लिम और यादव की थी। बीजेपी ने अपने तौर पर इसे महिला और योजना के साथ जोड़ दिया। तो क्या यह एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है? क्या यह आने वाले वक्त की पॉलिटिक्स है जिसमें जाति और धर्म मायने नहीं रखेगी? और आने वाले वक्त में पिछड़े तबके के भीतर से भी यह आवाज आएगी कि आप हमें पिछड़ा मत कहिए, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस लगातार इस बात को कहते रहे कि इस देश के नागरिक के तौर पर खुद को देखना होगा, यानी जातीय आधार पर, यानी आरक्षण के आधार पर, यानी पिछड़े और दलित के आधार पर देखना बंद कीजिए। यानी जो पुरानी फिलॉसफी थी बीजेपी की अपने तौर पर, वो आने वाले वक्त में अब लागू होगी। यह मैसेज बहुत खुले तौर पर है। सवाल सबसे बड़ा यह था, क्या भारत की अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी सबको संभाल पाने की परिस्थितियों के साथ चलने को तैयार है या नहीं है? यह सवाल इस दौर में भारत के इकोनॉमिक मॉडल को लेकर लगातार उठ रहा था और अर्थव्यवस्था को लेकर इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां कटघरे में थी। लेकिन उसके दायरे में जब उत्तर प्रदेश की सियासत आती है तो मैसेज फिर निकलता है कि सियासी और राजनीतिक दायरे से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि एक दल विशेष को लाभ मिल जाएगा, एक दल विशेष से जुड़ी जातियों को लाभ मिल जाएगा और यह लाभार्थियों का शिफ्ट होना होगा। तो क्या बीजेपी ने जो लाभार्थियों की स्कीम थी उसमें अक्रॉस द जाति, अक्रॉस द धर्म देखा और शायद वह शिफ्ट होने लगा? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की गरीबी और मुफलिसी की स्थिति है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो महंगाई से जूझते परिवारों की स्थिति है, जो हर घर परिवार, जो मिडिल क्लास की परिस्थिति है, उसमें क्या उनकी आंख का तारा अखिलेश नहीं बन पाएंगे? यह मैसेज इस चुनाव में खुले तौर पर उभर कर आ गया। तो विकल्प चाहिए। एक क्षण के लिए दोबारा केजरीवाल को याद कीजिए, क्योंकि केजरीवाल की एंट्री जिस लिहाज से पंजाब में हुई है और पंजाब में जिस तरीके से सब कोई हाशिए पर चले गए, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में जीत हुई थी। तो इस मॉडल को लेकर चलते हुए अपने लिहाज से केजरीवाल ने स्थापित किया। प्रियंका गांधी जिस मॉडल को उत्तर प्रदेश में रख रही थी, उनके साथ जुड़ा हुआ था कि उनके शासित राज्यों में इस मॉडल को कांग्रेस ने क्यों नहीं अपनाया। वह उत्तर प्रदेश को बिल्कुल अलग थलग रख के चीजों को चल रही थी। शायद इसीलिए भीड़ नजर आ रही थी, वोट नजर नहीं आ रहा था। और कांग्रेस के हिस्से में जो वोट गए वो पिछली बार की तुलना में आधे से भी कम, यानी लगभग 60% वोट उनका खिसक गया। यह किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में इस तरीके से होगा यह कभी नहीं सोचा गया था। वह भी कांग्रेस के साथ जो कल तक लगभग 6.5% पे खड़ी थी, आज 2.5% से भी नीचे आ गई, 2.39%। यानी उत्तर प्रदेश के करोड़ों के वोटरों की तादाद में उनके हिस्से में सिर्फ 14 लाख वोटर आए, 14,14,000। यह भी एक अपने तरह पे बताता है कि योगी मॉडल काम क्या कर रहा था, क्योंकि हम योगी मॉडल पे भी अब धीरे धीरे आना चाहते हैं। आरएलडी जो उस किसानों के गढ़ में मौजूद थी जहां पर उसे लग रहा था कि आंदोलन साथ है, क्योंकि अजीत सिंह, उनके पिता चरण सिंह और अजीत सिंह के बेटे अपने तौर पर पहचान दिए हुए, अखिलेश के साथ चलते हुए, परिस्थितियों को जीते हुए, उनके साथ भी वोट बैंक जुड़ नहीं पाया और सिर्फ 19 लाख वोट ही मिले। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में किसानों की तादाद 19 लाख, जो उस पंचायत से कम है जो मेरठ में हुआ था, जो बागपत में हुआ था। यानी एक महापंचायत बुलाई गई, उसकी संख्या से भी कम वोट आरएलडी को मिले हैं।
यह एक आरएलडी के लिए शायद सबसे बुरी और त्रासदीदायक स्थिति है। इसका तीसरा मतलब निकलता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो किसानों का क्षेत्र था, जहां गन्ना किसानों के सामने मुश्किल थी, अगर गन्ना किसान यह सोच भी रहा था कि आस और उम्मीद किससे लगाएं, तो उन्होंने पुरानी परिस्थितियों को खारिज किया। ना मायावती चली और ना ही अखिलेश चले, क्योंकि इस इलाके में मुस्लिम काम जो करता रहा, जो पारंपरिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, जाट के घर पर काम करता रहा, मिलों में, और अपने हुनर के साथ वो गुड़ भी निकालता था और अलग अलग जगहों पर काम भी करता था। लेकिन दंगों के बाद का छितराव इस दौर में भी जुड़ नहीं पाया। यह भी एक सच है। जुड़ने से नहीं मतलब यह बहुत साफ है कि जिस योगी मॉडल का हम जिक्र करना चाहते हैं, उसकी परीक्षा इस जनादेश के भीतर ही छुपी है। क्योंकि योगी मॉडल के साथ योगी की गवर्नेंस भी थी, योगी का पुलिस भी था, दिल्ली से दूरियां भी थी, अपने विधायकों से कहीं ना कहीं उनका आक्रोश भी था, जो साथ नहीं खड़े थे। क्योंकि इस परिस्थिति में अब योगी मॉडल की जीत का मतलब बहुत साफ है कि दो आवाजें हो सकता है अब आपको सुनाई दे कि दरअसल योगी जिस ठचक के साथ खुद को ठाकुर के तौर पर स्थापित किया, यह शायद उस परिस्थिति से आगे की परिकल्पना है जिसमें राजनाथ सिंह कहीं टिकते थे। ठाकुरों के नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में सियासत साधते हुए राजनाथ सिंह नजर आए, वहां पर वो ब्राह्मणों को भी साथ ले लेते थे। सुधांशु त्रिवेदी उनके सलाहकार के तौर पर भी रहे। लेकिन ऐसी स्थिति योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं। तो योगी मॉडल जो ठाकुरवाद के साथ जीता है, जो मठ की सियासत को जीता है, जो गोरखपुर की हवा के भीतर में जो हिंदू संघर्ष वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी है, उसको भी लेकर चलता है, उसका फैलाव और उसका विस्तार खुले तौर पर नजर आता है। एक बड़ी तादाद जो एक लिहाज से कहें सरोकार की दृष्टि से, चाहे वो राम मंदिर अयोध्या में उसको लेकर पूजा पाठ और उसकी मिठाई घर घर और प्रसाद घर घर पहुंचाते हुए बीजेपी और संघ का कार्यकर्ता नजर आए, या फिर काशी कॉरिडोर से निकला हुआ प्रसाद लेकर वो पहुंच जाए, या फिर जो लोग लौटते हैं यूक्रेन तक से उनके घरों पर जाके हाल, ये एक सरोकार की राजनीति थी जो बड़ी महीन गति से चलती हुई बीजेपी को लाभ दे गई। और एक बड़ी तादाद, एक बड़ी चकाचौंध प्रचार की परिस्थितियां, ये सब कुछ बीजेपी के साथ जुड़ी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहां पर वोटरों का नजरिया फिर से तीन बातों को इंगित करता है। वोटरों को बहुत चीजें चाहिए, बहुत उम्मीद और बहुत आस अपनी जिंदगी को लेकर है, क्योंकि वह बहुत परेशानी में है। उसके सामने बड़े सवाल सबसे बड़े यही निकल कर आ रहे थे कि उनकी परेशानियों को दूर कौन करेगा। अखिलेश यादव शिफ्ट करा सकते हैं, जिनको लाभ मिल रहा था वहां से चीजें शिफ्ट होंगी, और जिस बात का जिक्र होता है कि जातियों की राजनीति, वह शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी समुदाय के भीतर भी। और एक चीज और समझिए, हर जाति के भीतर भी एक रईस तबका होता है, गरीब तबका होता है। जैसे मुसलमानों में भी एक पासमानदा समाज है और एक लिहाज से आर्थिक दृष्टि से कुछ संपन्न समाज है। तो यह संपन्नता और गरीबी के बीच में बीजेपी आकर खड़ी हो गई, और बीजेपी के पास वो गरीब तबका पहुंच गया जो किसी भी जाति विशेष और धर्म विशेष के साथ जुड़ा था, क्योंकि उसको ये लगने लगा कि आने वाले वक्त में वह जरूरतें तो उसके पास आ जाएगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का जिक्र करे अपने तौर पर, चाहे किसान सम्मान निधि का जिक्र करे, चाहे वो आयुष्मान योजना का जिक्र करे, उसके भीतर एक उम्मीद बंधी। और इस उम्मीद ने एमवाय में महिला और योजना को जोड़ दिया। महिलाओं के भीतर में जो असुरक्षा की भावना को जिस लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी ने जिक्र करने की शुरुआत की और अखिलेश यादव की सरकार को दायरे में ले लिया, इसमें जो वोटिंग पैटर्न नजर आ रहा है, जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ खेल बीजेपी ने किया, इससे कतई इनकार नहीं है। मसलन ओवैसी का आना, ओवैसी जिस धूम धड़ाके से आए, उनके पक्ष में पिछली बार की तुलना में, यानी 2017 में जितने वोट मिले थे उससे महज 27,000 वोट ज्यादा मिले। पिछली बार भी लगभग 2,12,15,000 वोट मिले थे, इस बार भी 2.5 लाख से ज्यादा वोट ओवैसी के हिस्से में नहीं आए। जो दूसरी हिस्से आरएलडी के हिस्से में लगभग 19 लाख वोट आए। अब यह सवाल है कि एआईएम अपने तौर पर हो, यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी शुरुआत में ना ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ऐसे, नाम के आसरे अपने आप को वहां पर एक छौंक दे दिया। उसके हिस्से में भी तकरीबन 1,95,000 वोट आए, लेकिन लगभग 4 लाख से ज्यादा वोटरों ने नोटा को भी वोट दिया। यह भी आपके जहन में होना चाहिए। यहां पर अगला सवाल है कि अब भविष्य राजभर का क्या होगा, अब भविष्य निषाद का क्या है,
अब भविष्य आरएलडी का क्या है, और इस सफर को आगे बढ़ते हुए अब भविष्य अपना दल का क्या है, और अब भविष्य अखिलेश यादव का क्या है। क्योंकि योगी मॉडल उत्तर प्रदेश के आश्रय 2024 के देश की सियासत को गढ़ने वाला मॉडल निकल पड़ा। क्योंकि गवर्नेंस को उन्होंने साथ लिया। उनके पास भगवा वस्त्र थे जो हिंदुत्व का परचम लहराते, लेकिन हिंदुत्व के परचम को साथ लेकर नरेंद्र मोदी भी योजनाओं के आश्रय जिस तरीके से अयोध्या और काशी में नजर आए, उन्होंने बहुत साफ संकेत दे दिए कि मैं 2 in 1 हूं, मैं एक साथ दोनों लेकर चलूंगा। यानी अर्थव्यवस्था और आर्थिक परिस्थिति, डेवलपमेंट, जो शब्द देना है आप दे दीजिए, लेकिन इसके साथ जो हिंदुत्व की विचारधारा, जहां से मुझे आरएसएस का बैकअप भी चाहिए और मैं उस संगठन से निकल कर आया हूं, तो मैं अयोध्या और काशी को नहीं भूल सकता हूं। आने वाले वक्त में मथुरा का जिक्र भी होगा। योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को समझा, इसलिए मठ से निकलकर वो चाहते रहे कि अयोध्या तक पहुंचे और अयोध्या से चुनाव लड़े, लेकिन इन परिस्थितियों में उनके सामने नरेंद्र मोदी खड़े थे। लेकिन ऐसे में उन्होंने उस गवर्नेंस को हाँकना शुरू किया, जो गवर्नेंस इससे पहले राजनीति से इतनी प्रभावित होती थी कि नौकरशाही और सियासत के बीच की लकीर मिट जाती थी। योगी आदित्यनाथ ने अपने भगवा सोच के साथ उसको अलग थलग भी किया और उसे इस लिहाज से हाँका जहां पर गवर्नेंस लोगों के जहन में बैठ जाए। क्योंकि याद कीजिए मायावती को, मायावती ने अपनी पहचान बिल्कुल गवर्नेंस और कानून व्यवस्था को लेकर दी थी। मायावती को अपनी गवर्नेंस के जरिए योगी आदित्यनाथ हड़प गए। जातीय समीकरण को नरेंद्र मोदी की अपनी पॉलिटिक्स जो ओबीसी के आश्रय चली, वह अखिलेश यादव को हड़प गई। और योगी और मोदी का कॉकटेल आकर उत्तर प्रदेश की जब सियासी जमीन पर चलने लगा, तो उसके सामने वो सारे मुद्दे गायब हो गए जो बेरोजगारी से जुड़े थे, जो महंगाई से जुड़े थे, जो किसानी से जुड़े थे, जो किसानों को रौंदने वाली परिस्थिति से जुड़े थे, जो इनकाउंटर से जुड़े थे, जो भीड़ तंत्र से जुड़े थे। औपचारिक तौर पर कहा गया कि इसके पीछे राशन है, जिसके ऊपर तस्वीर मोदी और योगी की लगी हुई है। कहा गया इसके पीछे कल्याण योजनाएं हैं। यह भी जानकारी निकल कर आई कि दरअसल महिलाएं साथ में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि वह जान रही थी कि किस तरीके से आने वाले वक्त में उनके साथ उनकी परिस्थितियां, जो उनके घर और दहलीज के जरा से बाहर निकलने तक ही होती है, उसमें उन्हें सहूलियत चाहिए। और इस दौर में जो जिक्र हो रहा था लगातार, यह सच है कि चाहे बिजली का सवाल हो, पानी का सवाल हो, अब के दौर में कोई भी सत्ता रहती वो इस रूप में काम करेगी ही, करना ही पड़ेगा, यह भी एक सवाल है। लेकिन जैसे ही आप पुराने पन्ने पलटते हैं, उस दौर की तकलीफें आपके जहन में तुरंत रेंगने लगती है। तो 3 मैसेज योगी मॉडल के जरिए निकलकर बहुत साफ तौर पर आ गए हैं। योगी मॉडल की सीमा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है, और उत्तर प्रदेश के भीतर में योगी मॉडल का मतलब अब उस नई राजनीति की शुरुआत होना है, जिस नई राजनीति की सोच किसी के पास नहीं है सिवाय पंजाब की दिशा में गए केजरीवाल के अलावे, किसी के पास नहीं है। दूसरा हिस्सा था जो मंडल और कमंडल से शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने और सत्ता तक पहुंचने के, और गठजोड़ कर कर सियासत करते हुए सत्ता बांधने की, उसका अंत हो गया। यानी अब जो दलित राजनीति थी, जो यादव और मुस्लिम राजनीति थी, जो ओबीसी की राजनीति थी, अब वो नहीं चलेगी। और इसके साथ एक तीसरा हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है कि ओबीसी के भीतर से यह आवाज निकल सकती है कि हम अगर 2022 में जनादेश, क्योंकि 32 से 34% यादव माइनस ओबीसी अगर बीजेपी के साथ है, तो यह बहुत साफ तौर पर संदेश है कि बीजेपी के साथ ओबीसी मिला तो ही सत्ता बीजेपी को मिली, और 2024 के लिए ओबीसी की मांग बढ़ सकती है। वो अपना मुख्यमंत्री चाह सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। इसका इंतजार कीजिए, इसका एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे कि ये आवाजें कैसे निकलेंगी, किस रूप में निकलेगी, इसको थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए। लेकिन जो इसके आगे का जो मुद्दा था, जो योगी मॉडल का जिक्र था, क्योंकि अब योगी का अपना मंत्रिमंडल होगा। इससे पहले योगी का मंत्रिमंडल नहीं था, योगी एक गेस्ट अपीयरेंस में आए थे, आरएसएस का सपोर्ट था, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस 5 साल के कालखंड में योगी आदित्यनाथ ने 3 बातों को खुले तौर पर दिखला दिया। नौकरशाही और पुलिस आपके साथ है तो आप बिना मंत्रिमंडल के भी सत्ता चला सकते हैं। दूसरी बात,
अगर मंत्रिमंडल और विधायक भी आपका विरोध करने लगे और आप इस कन्विक्शन के साथ खड़े हों, जहां पर आपके साथ आपका भगवा होना और आपकी हिंदुत्व की थ्योरी और आपकी मठ की फिलॉसफी भी साथ है, तो भी सामने वाला आपको डिगा नहीं सकता है। और तीसरी बात, जातीय समीकरण इस देश के भीतर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जिसके आश्रय देश भी धड़कता है, वहां पर आप अगर मंडल की राजनीति को अपने ठाकुरवाद की परिस्थितियों से धो डालते हैं और एक नई राजनीति को जन्म देते हैं, तो दोबारा से अब उन जातियों को सोचना होगा जो अभी तक अपने एक नेता के चेहरे के पीछे खड़े होकर राजनीति साधते हुए सत्ता की मलाई खाना चाहते थे। उन्हें भी बदलना होगा। और आखिरी सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या योगी का अपना मॉडल लखनऊ तक रुक जाएगा या वो दिल्ली तक आएगा? और बीजेपी और आरएसएस के भीतर जो कुछ सवाल अडवाणी के दौर में रेंगा करते थे कि किसी युवा को लाइए तब मोदी आगे बढ़ाए गए, तो क्या आने वाले वक्त में जब 2025 के बाद और 2024 से तो 100 बरस आरएसएस के जश्न की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद की परिस्थिति बीजेपी में जब डेवलप होनी शुरू होगी, तो क्या ये संदेश नए तरीके से निकलने लगेगा कि योगी मॉडल इस देश को अपने तरीके से ढाल सकता है? क्योंकि आरएसएस की भी योगी मॉडल की जरूरत है। हिंदू महासभा जो सावरकरवाद से निकला हुआ है और जो बीच बीच में गोडसे की अनुगुंज सुनाई देती है, उसकी जरूरत भी योगी मॉडल है। योगी मॉडल उस गवर्नेंस को हाँकना जानता है जिसके जरिए जो बीमारू राज्य या जो गरीब और मुफलिसी राज्य थे, उनके भीतर कैसे राजनीति को साधा जाए, यह भी उस मॉडल की नई देन है। और जातियों के समंदर में सिर्फ 3-4-5% के ठाकुरों के जरिए गोता लगाते हुए सारी जातियों को समेट लेने में, उसमें एक कॉकटेल नरेंद्र मोदी का जरूर चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रैलियां की, उसमें गलियों में घूमे, चाय दुकान में गए, पान दुकान में गए, रेलवे स्टेशन पे गए, यानी लगातार एक संदेश बीजेपी के भीतर चलता रहा कि बिना मोदी के आप उत्तर प्रदेश जीत नहीं पाएंगे। तो योगी और मोदी का मिलना यह उत्तर प्रदेश में जिता दिया, पताका फहरा दिया, परचम लहरा दिया, अतीत की राजनीति को खत्म कर दिया, पारंपरिक राजनीति का अंत हो गया और नई दिशा में नई परिस्थितियों के साथ एक नई राजनीति आने वाले वक्त में होगी, इसका संदेश दे गया। अब चुनौती क्या है? आखिरी सवाल तो यही है, अब चुनौती क्या है? बीजेपी को खुद से जूझना है, अपनों से जूझना है, अपने अंतर विरोधों से जूझना है, या सामने से कोई निकल कर आएगा? 3 सवाल इससे निकले हुए। क्या केजरीवाल की राजनीति 2024 में उड़ने लगेगी, उड़ान पर आ जाएगी? क्या कांग्रेस खुद को संभालने की परिस्थिति में भी आ पाएगी? और जो छत्रपों की राजनीति है, क्या अब वो उस भय में आ चुकी है कि उनका अंत हो चला है? या भारत के भीतर में धीरे धीरे एक ऐसी राजनीति ने जन्म लेना शुरू कर दिया है और उसका आकार व्यापार शुरू हो गया है, जहां पर बहुदलीय या बहुजातीय या कोस कोस पर सियासत के सुर बदलने की परिस्थितियां इस जनादेश के जरिए खत्म हो रही है? योगी मॉडल ने यह चीजें प्रस्तुत की है कि अगर आपके पास कन्विक्शन हो कि आपको सत्ता कैसे हाँकनी है, तो फिर बुलडोजर आप पूरे उत्तर प्रदेश में चला सकते हैं और उसके बाद ये कह सकते हैं कि मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।